अभी आप जहां भी देखें, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो या न्यूज चैनल हो या प्रिंट मीडिया, हर जगह यूएस और ईरान वॉर के बारे में चर्चा हो रही है और पीपल आर वेरी नेगेटिव। बट प्रॉब्लम क्या है इस नेगेटिविटी का? एक प्रॉब्लम तो यह है कि पोर्टफोलियो देख करके लोग हताश हो जाते हैं और इस चक्कर में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो जाती हैं। अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आरबीआई ने सिल्वर प्लेट पे आपको सामने रख के दी है और उसके बारे में कहीं पे भी आपको डिस्कशन नहीं होता हुआ दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ India has done something spectacular which they have never done before. They reversed their own directive जो उन्होंने NBFCs पे लगाया था, स्पेशली जो कि डिजिटल लैंडिंग लैंडस्केप पे ऑपरेट कर रहे थे। अल्टीमेटली डिजिटल लैंडिंग इज अ फ्यूचर और वहां पे RBI इज सिंप्लीफाइंग थिंग्स सो दैट NBFCs फोकसिंग ऑन डिजिटल लैंडिंग एंड को-लेंडिंग स्पेस, दे डोंट हैव टू बर्डन देमसेल्फ विद क्रेडिट कॉस्ट। अब ये सारी चीजें क्या है, ये इस वीडियो में सीखेंगे कि ये डायरेक्टिव क्या था और why it is going to be a game changing move for many NBFCs. So if you are watching this space closely, then don't forget to watch this video till the end because you are definitely going to learn something out of this video today. मार्केट में हर कोई अभी ग्लोबल न्यूज, वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म मूव्स पर फोकस कर रहा है, लेकिन असली वेल्थ हमेशा वहां बनता है जहां अर्निंग क्वाइटली चेंज हो रही होती है बिफोर द मार्केट फुल्ली रियलाइजेज इट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिडन ट्रिगर की जो एक एनबीएफसी के अर्निंग को कंप्लीटली बदल सकता है, और वो भी अगले ही क्वार्टर में। 150 करोड़ का क्यूमुलेटिव प्रोविजनिंग किया हुआ है विच विल रिवर्स इन Q4। सो Q4 में एक बम्पर प्रॉफिट आने की उम्मीद है, क्योंकि ये कंपनी हार्डली हर क्वार्टर में 50 to 100 का कुछ प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर अर्न करती है। तो 3x का प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है इन दिस क्वार्टर वर्सेस लास्ट क्वार्टर। हमने अपने पिछले वीडियो में Q3 FY26 रिजल्ट का डीप डाइव किया था, लेकिन अब एक नया डेवलपमेंट आया है। आरबीआई ने डिफॉल्ट लॉस गारंटी से रिलेटेड रेगुलेशंस को रिवर्स कर दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो फिनटेक पार्टनरशिप कर रहे हैं या डिजिटल लेंडिंग में अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। और हम आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए ये सिर्फ एक रेगुलेटरी चेंज नहीं है, बल्कि इस कंपनी के लिए यह एक डायरेक्ट प्रॉफिट अनलॉक इवेंट बन सकता है। दोस्तों 148 करोड़ प्रोविजनिंग रिवर्स हो सकती है इस कंपनी के लिए। ऑल्सो ये कंपनी के क्रेडिट कॉस्ट को शार्पली रिड्यूस करने वाला है, एंड Q4 FY26 में 3x से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होने का पोटेंशियल मुझे रफ कैलकुलेशंस के बेसिस पे लग रहा है। तो इस वीडियो में समझेंगे क्या है ये आरबीआई का मूव फॉर एनबीएफसी और कैसे ये स्टॉक क्वाइटली री रेटिंग की तरफ बढ़ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ वत्स्य और मैं बात करने वाला हूं आरबीआई गेम चेंजिंग मूव फॉर एनबीएफसी। साधन पे हम सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, और आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं आरबीआई का रेगुलेशंस फॉर एनबीएफसीज। टुडे विल बी फोकसिंग मोर ऑन न्यू एज एनबीएफसीज एंड न्यू एज फिनटेक्स। बेसिकली डिजिटल लेंडिंग आजकल बहुत ही प्रिवेलेंट हो गया और डिजिटल लेंडिंग एक ग्रोथ एरिया हो सकता है, और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई हैज बॉट अ गेम चेंजिंग मूव फॉर एनबीएफसीज ऑपरेटिंग इनटू दिस फील्ड, एंड आई थिंक दिस विल अनलॉक कैपिटल एफिशिएंसीज and it will accelerate digital growth for these NBFCs. So let's deep dive into this business today. So before getting into specifics of this business, let's understand कि RBI ने ऐसा क्या किया। RBI has restored default loss guarantee framework. अब ये डिफॉल्ट लॉस गारंटी को समझते हैं। तो आपको पता है बैंक्स होते हैं, फिर एनबीएफसीज होती हैं जो लार्जली बैंक से लेकर के पैसा फॉरवर्ड ऑन लेंड करती हैं, दूसरे रिटेल कस्टमर्स को जनरली देती हैं। तो बैंक्स जो है वो होलसेल लेंडिंग करता है, बड़े टिकट साइज पे लेंड करता है, बट जो एनबीएफसीज होती हैं जो हाई रिस्क में जाती हैं और उसमें रिस्क ज्यादा होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी ज्यादा होता है। तो इनके लिए आरबीआई ने मई 2025 में एक डायरेक्टिव लाया था जिसके अंदर ये था कि ये जो एनबीएफसी जो कि रिटेल लेंडिंग कर रही हैं और जिसमें वो फर्स्ट लॉस गारंटी दे रही हैं, तो फर्स्ट लॉस गारंटी पे मई 2025 का जो डायरेक्टिव था उसमें उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा दिया था फॉर NBFCs, and RBI have raised the provisioning requirement, which was basically denting the profitability of NBFCs involved into this kind of lending. And this was a real problem because it was making their P&L look very bad, because higher loan loss provisions बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी other expenses में वो line item आ जाती है, फिर आपका पीबीटी खराब दिखता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम इट ब्लॉक्स दैट कैपिटल जो आप लेंड कर सकते थे। मई 2025 के डायरेक्टिव का इंपैक्ट ये था कि इट रिड्यूस द लेंडिंग कैपेसिटी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग डिमांड। इट एक्चुअली स्क्वीज द प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू हायर प्रोविजंस, और साथ ही साथ जो
को लेंडिंग की पार्टनरशिप्स बहुत सारे एनबीएफसीज के बीच में हो रही थी, स्पेशली विद फिनटेक्स, अट्रैक्टिवनेस उसका थोड़ा कम हो गया. इट ऑल्सो स्लोड द डिजिटल लेंडिंग मोमेंटम. सो फरवरी में जो अभी इसको उन्होंने रिवर्स कर दिया, यानी उसको स्क्रैप कर दिया इस डायरेक्टिव को, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही वाइड होने वाला है, बिकॉज it reverses a policy that was choking the digital lending ecosystem that emerged as a growth driver for consumer finance and MSME lending. So जो MSME को जो सपोर्ट दे रहे थे, जो फिनटेक्स और जो एनबीएफसी, उनका गला दब रहा था इस प्रोविजन के कारण. That's why RBI thought that it would be better to scrap this directive, and that's why this restoration of default loss guarantee framework was in news in February 2026. Let's dig deeper into this RBI directive. What actually changed? So the rollback, actually what it did is NBFCs can now factor in DLGs, जो default loss guarantees हैं, while calculating loan loss provisions. The change takes immediate effects from February 2026, and this is a major relief for NBFCs engaged in digital lending partnerships. अब इसकी टाइमलाइन को हम ध्यान से देखें तो मई 2025 में आरबीआई ने ये बैन किया था डीएलजी का रिकॉग्निशन, and NBFCs has to make full provisions. March through September 2026, NBFCs took heavy additional provisions because of this. Feb 2026, RBI restored this DLG frameworks and provisioning relief has begun. So this is a beginning of a new era for NBFCs. And the intent is to free up the capital for NBFCs who are lending to MSMEs and digital landscape, and also reduce the credit cost burden for these NBFCs, which will boost the digital lending expansion, which will support the financial income. And you know that financialization, financial inclusion is a major theme for India, because we are a large democracy where many people still don't have a bank account. So that's why this RBI has taken the big picture in mind, and that's why this reversal has come. इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये प्रोविजनिंग होती क्या है. बहुत लोगों को जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में नहीं है उनके लिए प्रोविजनिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे. सपोज आप एक लेंडर हो, बैंक हो, एनबीएफसी हो, अगर आपने किसी भी इंसान को लेंड किया तो उसके अगेंस्ट एक छोटा सा अमाउंट आरबीआई बोलती है कि आपको, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसे वापस ना दे. देयर आर न्यूमरस प्रोबेबिलिटीज कि जिसमें वो पूरा पैसा दे, कम पैसा दे, पैसे नहीं दे, ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं. तो उसको मैथमेटिकली बिल्ड करता हुआ आरबीआई का एक प्रोविजन होता है जो हर सेगमेंट के लेंडिंग के लिए एक वो उन्होंने एक फिक्स किया हुआ है कि इतना प्रोविजन अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया तो एक्स प्रोविजन, अगर आपने रेलवे को दिया तो वाई प्रोविजन, अगर आपने एमएसएमई को दिया तो जेड प्रोविजन. इस टाइप से वो प्रोविजनिंग आरबीआई डिटरमाइन करती है. सो बेसिकली इट्स अ सेफ्टी कुशन फॉर लोन्स दैट माइट डिफॉल्ट. सो हाउ इट एक्चुअली वर्क इज दैट एनबीएफसी मस्ट एस्टिमेट पोटेंशियल लोन लॉसेस. पहले तो आपको इस क्लास में कितना पोटेंशियल लोन लॉस हो सकता है वो एस्टिमेट करना होता है. उसके हिसाब से यू हैव टू कीप सम मनी फ्रॉम प्रॉफिट एज प्रोविजन, and higher provision means lower profit shown in the P&L. lower provision means higher profit shown. सो बहुत ही सिंपल मैथ है. अगर प्रोविजन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट लो होगा. तो एज ए इन्वेस्टर हमें इन चीजों को लेकर के थोड़ा सेंसिटिविटी डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज हम सीधे सिर्फ पैट को ही फोकस करेंगे, वो तो एक्चुअली इट्स लाइक फोकसिंग ऑन द टेल ऑफ अ डॉग. सो यू हैव टू फोकस ऑन द डॉग कि बिजनेस कैसा हो रहा है, उसमें प्रोविजनिंग जो है उसके कारण द टेल इज मूविंग, डॉग इज मूविंग द टेल, नॉट tail is wagging the dog. So we need to understand, and that's what at Sadhan I try to do is I try to focus on the business. और business में जो चेंज होती है वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लगता है over a period of time, and that's why we could spot many multi-baggers because we focus on business, earning, quality, and that's why we never showcase charts and all, because charts तो बिल्कुल लास्ट में जब लोग उस पर एक्ट करने लगते हैं तब चार्ट पे वो रिफ्लेक्ट होता है. हमारा पोजिशनिंग जो होता है वो बिफोर व्हेन द सीड हैज ड्रॉप, तो हम लोग उस पर पोजिशनिंग लेने की कोशिश करते हैं. एंड इसमें भी अभी फेब में न्यूज आई है और अब जाके मार्च के नंबर्स में ये नंबर रिफ्लेक्ट होगा. सो इफ यू लाइक वाचिंग दिस स्पेस, एनबीएफसी स्पेस आपको इंटरेस्टिंग लगता है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट वन वीडियो विच वी शेयर्ड लास्ट मंथ विथ प्राइम प्लस मेंबर्स, जो कि था about an special situation in NBFC space actually. That video I'm sure you will find very useful if you are tracking this space, and I'm constructive on this space. You can check out Sadhan channel membership and you can choose the right membership for you. And उसको explain करता हुआ एक वीडियो मैंने अभी रिलीज किया है. You should check out that video which will be explaining Sadhan channel membership for you, because we have upgraded ourselves and I'm sure you are going to benefit out of it. Coming back to the topic, why this provisioning was needed was to protect depositors and investors. So this provision is basically needed to protect depositors' money. Ultimately जो banks होते हैं वो हमसे ही पैसे लेते हैं
और अगर वहां उन्होंने रिस्की लेंडिंग कर दी, पैसे वापस नहीं आए, तो वो अगर पैट को भी वो दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं, लेंडिंग कर देते हैं, तो पैट से कुछ पोर्शन निकाल के वो प्रोविजन में इसलिए रहता है कि किसी ने डिफॉल्ट किया. फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन डिफॉल्टेड ऑन आईडीएफसी लोन, सो आईडीएफसी हैज डन सम प्रोविजनिंग. तो अगर आईडीएफसी बैंक में आप कार्ड स्वाइप करेंगे तो आईडीएफसी ये नहीं बोलेगी कि हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया तो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रोविजनिंग की हुई थी. सो वो प्रोविजनिंग ही आपको सेफ्टी नेट देता है, एक डिपॉजिटर को देता है, और एज ए इन्वेस्टर हमें भी देता है. सो इट इंश्योर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इट इंश्योर्स कि बैंक रन ना हो. बैंक रन तब होते हैं जब आप कार्ड स्वाइप करने जाएं और बैंक बोले सॉरी वी डोंट हैव मनी, और एटीएम की लाइनें लंबी हो जाएं. तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए प्रोविजनिंग हैज बीन मैंडेटेड. बेसिकली इट प्रिवेंट्स द बैंक फेल्योर्स. इट शोज रियलिस्टिक फाइनेंशियल हेल्थ. एज ए इन्वेस्टर हमें भी ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई भी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं तो बिजनेस की अंडरलाइंग क्रेडिट क्वालिटी को समझना जरूरी है, और क्वालिटी ऑफ क्रेडिट समझने के लिए आपको प्रोविजनिंग देखनी चाहिए कि प्रोविजनिंग जो है वो बढ़ तो नहीं रही है. अगर प्रोविजनिंग बढ़ रही है मतलब वो रिस्की लेंडिंग कर रहे हैं, तो आज नहीं कल वो डिफॉल्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो प्रोविजनिंग इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. एज ए इन्वेस्टर टू बैंकिंग stocks or NBFC stock, one should have a close eye on the provisionings. So what is default loss guarantee, DLG? So how it works actually, अगर मैं एक NBFC हूँ और मैंने किसी को 100 रुपीज उधार दिया सपोज, तो अगर मुझे डाउट है कि वो पैसे मुझे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो what I will try to do कि मैं एक दूसरी एनबीएफसी को कांटेक्ट करूंगा एंड हु इज एक्सपर्ट इनटू अंडरराइटिंग टू दोज एनबीएफसी, या फिर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज इनकी अच्छी होती हो, और वो गारंटी करेंगे कि इसको आप लेंड करो, अगर वो लॉस होता है तो अप टू 5% टिपिकली मैं उसका आपको पेमेंट कर दूंगा. सो अगर 100 की जगह मुझे 95 मिलते हैं तो मैं 5 रुपीज इनसे लेकर के अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता हूं. तो अप टू टिपिकली 5% तक की फर्स्ट लॉस गारंटी जो देने के लिए एनबीएफसीज होते हैं. एक एनबीएफसी है जिसका नाम है नॉर्दर्न आर्क, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं. सो टिपिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि नॉर्दर्न आर्क लेंड्स 100 करोड़ थ्रू अ फिनटेक पार्टनर. तो फिनटेक प्रोवाइड्स 5% डीएलजी, लॉस गिवन गारंटी, एंड 5 करोड़ की गारंटी वो देते हैं. इफ लोन डिफॉल्ट हैपन देन फिनटेक कवर्स द फर्स्ट 5 करोड़ ऑफ लॉस एंड द गारंटी इज बैक्ड बाय फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक गारंटी. तो इसमें नॉर्दर्न आर्क ने अगर लेंड किया 100 करोड़ रुपीज और फिनटेक इज अ फर्स्ट लॉस गारंटी प्रोवाइडर, देन दिस फिनटेक विल प्रोवाइड 5 रुपीज बैक इन केस अगर वो 100 रुपीज पे डिफॉल्ट होता है. तो नॉर्दर्न आर्क के लिए 95 रुपीज बोरोवर से आ जाते हैं और 5 रुपीज दूसरे फिनटेक से आ जाते हैं, तो मेरा डिफॉल्ट नहीं होता है एज अ नॉर्दर्न आर्क. आई एम हैप्पी विद अबाउट इट. सो आई डोंट हैव टू फेस द 5 rupees or 5 crore of loss on this transaction. It is usually capped at 5% of loan portfolio. It is backed by cash collateral like fixed deposit with banks. और basically ये एक बहुत ही common structure है in digital lending and co-lending structures. Who benefits from this regulations? The main winner is digital lending ecosystem. NBFC with high fintech exposure, especially जो consumer को digital lending कर रहे हैं, उनके लिए good news है. ये गुड न्यूज है फिनटेक्स के लिए जो कि एनबीएफसी कैपिटल पार्टनर के साथ ग्रो कर रहे थे, लाइक पेटीएम, भारत पे, जियो फाइनेंस, इन सब के साथ जो बिजनेस कर रहे थे फिनटेक्स, ऐसे बिजनेसेस के लिए ये एक गुड न्यूज है. इट इज अ गुड न्यूज फॉर रिटेल बोरोवर्स बिकॉज उनके लिए इजियर एक्सेस टू क्रेडिट हो जाता है थ्रू डिजिटल चैनल. मतलब उसमें आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है, किसी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है. तो ये सबके लिए काइंड ऑफ विन विन ही है. मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज अ विन विन. तो इसका रिपल इफेक्ट ये होने वाला है कि फॉर एनबीएफसीज इट विल मीन हायर प्रॉफिटेबिलिटी, रिड्यूस क्रेडिट कॉस्ट, stronger capital ratios. For fintechs, it means access to cheaper capital, also means removal of regulatory headwind. तो ये उनके लिए एक moral support का भी काम करता है. It's positive for lending growth. It will help lending companies expand their margins एंड ROA कहीं ना कहीं इन कंपनीज का बेहतर हो जाएगा. सो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के बारे में, जो कि इस रेगुलेशन से डायरेक्टली बेनिफिट होने वाली है. दिस इज अ 15-year-old डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज operating through two business vertical. One is credit solutions business, which is 44%, and second is direct to customer lending, DTC lending, जो around 56% का business है. और ये डायरेक्टिव इम्पैक्ट करने वाला है मेजॉरिटी ऑफ दिस बिजनेस विच इज 56%, दैट इज डीटीसी लेंडिंग. बट बिफोर वी गो देयर लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये बाकी 44% में ये क्या करते हैं. सो in credit solution business they operate as a wholesale credit solution provider for NBFC ecosystem. उसमें इनके 2-3 revenue pillars हैं, like they lend directly to partner NBFC यानी onward lending जिसे कहते हैं.
दूसरा है प्लेसमेंट करते हैं, जो कि एज अ अरेंजर ये काम करते हैं। दे फैसिलिटेट फंड लिंकेजेस फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू पार्टनर एनबीएफसी। जिन एनबीएफसी को अगर शॉर्टफॉल चाहिए होता है या किसी और से फंडिंग चाहिए होती है तो दे वर्क एज अरेंजर। दे ऑल्सो मैनेज क्रेडिट फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टर, so they just operate like AIF, just like Edelweiss and other company do. So this is the credit solutions business. The scale is good. They have around 350 plus NBFC partner, 6600 crores ka total AUM, which is a decent AUM for this kind of business. Let's get into the DTC lending, which is a growth engine for this company because it contributes majority of the AUM. This company has a three-pronged direct lending strategy. First segment of this operates on a consumer finance, which is a 4300 crore AUM, where they predominantly lend through digital partnership with fintechs, and they leverage first loss default guarantee heavily. Their origination is partner led and it's a very cost efficient model, and this is where the RBI rollback directive really helps this company. Second portion is MSME lending, जहाँ पे भी growth आ रहा है, mostly into South and West India. They have 85 branches. They give a secured loan against property. 1/3 is through partners like Paytm, Indifi, and they provide FLDZ there. 2/3 is through their own branch network. So this company is balancing its growth. तो वो खुद भी सीख रहे हैं, 2/3 में डायरेक्ट लैंडिंग कर रहे हैं, 1/3 में थ्रू नेटवर्क लाइक जियो एंड ऑल कर रहे हैं. एंड थर्ड बिजनेस इज रूरल MFI बिजनेस, विच इज 950 करोड़ AUM. इसमें ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप फॉर्म करते हैं, उनको टिपिकल लैंडिंग जैसे होती है. 2500 से 300 करोड़ का मंथली डिस्बर्समेंट होता है इसमें, और वो वापस पैसा चर्न होता है, एंड इट इज रिकवरिंग फ्रॉम सेक्टर कैलिब्रेशन. सो अब इस कंपनी की 9 मंथ परफॉर्मेंस को आप ध्यान से देखें, और व्हाट इज द गाइडेंस फॉर FY26. तो ROA जो है वो 2.6% का है, एंड FY26 गाइडेंस जो है वो फॉर फुल ईयर इज 2.7 to 2.8. दैट्स द गाइडेंस. FY27 में ROA दे आर टारगेटिंग टू इंप्रूव इनटू 3+ ब्रैकेट, 3 to 3.2%. क्रेडिट कॉस्ट 2.9% का अभी तक है, और दैट इज अंडर द लिमिट विच दे हैव गाइडेड फॉर FY26. FY27 में भी सेम नंबर्स पे ऑपरेट करने के लिए गाइड कर रहे हैं. नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि बेसिकली गैप होता है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड कॉस्ट ऑफ फंड. तो यील्ड इसका 17% का है, और अराउंड 8.6-8.7% पे ये बोरो करते हैं. तो यानी ये दूसरों को देते हैं 17 पे, लेते हैं खुद 8.5-9 पे लेते हैं. तो FY26 में दे विल होल्ड दीज लेवल्स एंड 10+% का NIM मेंटेन करेंगे. दैट्स देयर गाइडेंस इज. सो फार दे हैव हिट 9.8%. FY27 में दे आर टारगेटिंग टू ग्रो मोर देन 10% इन NIM, and they are saying that the cost of fund may ease down, but yield पे pressure बना रहेगा. So what really drove the performance in 9 months and especially into Q3? So microfinance में recovery हो रही है after a period of calibration due to sector challenges. MFI is showing sign of improvements. Disbursements have returned to pre-crisis level of around 250 to 300 crore per quarter. इसमें एक और चीज है जो इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टर को समझना चाहिए. दैट इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम, CGFMU. ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है और उसकी स्कीम है. अगर आप 100 रुपीज लेंड कर रहे हो MFIs को और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि मैं अप टू 50 to 75% के बीच में एक नंबर जो है वो मैं आपको वापस दे दूंगी अगर वो डिफॉल्ट करता है. तो पैसा उनको मिल जाता है अगर डिफॉल्ट करती है, बट उनको एक स्कीम से कंप्लाई करना होता है. एलिजिबल लोन पे ही वो देते हैं, ऐसे नहीं है कि आप डिफॉल्ट करके और स्कीम का बेनिफिट कर सकते हो. बिफोर दैट यू हैव टू इनरोल विद दिस स्कीम. And good news is that this Northern Arc has around 75% of that book is covered under this scheme, which allows this company to recoup 72% of loan which are about to go bad. और इसका इंडिकेटर होता है 90+ का DPD, डेज पास्ट ड्यू. तो अगर 90 दिन से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा अगर कोई लोन ने पेमेंट नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, तो उसमें आप CGFMU के पास जाके आप वहाँ पे अर्जी दे सकते हो कि भाई हमें 72% वापस कर दो. पैसे जब आएंगे तो फिर हम लोग शेयर कर लेंगे. तो उसमें बाद में पैसे जब आते हैं वो वापस उनको देना होता है. दैट्स हाउ दिस बिजनेस वर्क. बट दैट्स अ वेरी गुड सेफ्टी कुशन एंड गुड टू नो दैट दिस कंपनी हैज अराउंड 3/4 ऑफ देयर बुक्स कवर्ड अंडर दिस. तो रिस्क प्रोफाइल इस बिजनेस की अच्छी है. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू ब्रिंग हियर. They are focusing on digital and AI integration, that they want to leverage this. Their digital platform for end-to-end credit underwriting using machine learning and AI on over 5 crores data points they have collected over 15 years to generate स्कोर कार्ड. सो स्कोर कार्ड के थ्रू बहुत आसान हो जाता है. जैसे आपको पता है कि इसका स्कोर अच्छा है तो आप उसको लेंड कर सकते हो, तो क्रेडिट कॉस्ट अंडर कंट्रोल आता है, ऑपरेशनल कॉस्ट अंडर कंट्रोल आता है. द कंपनी हैज 80 ब्रांचेस फॉर MSME
mostly into South and West India, and 300 branches for MFIs, which they operate into Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh. They plan to open 15 to 20 new branches in the next financial year, particularly into Uttar Pradesh and southern states. So basically, Uttar Pradesh has been growing and South India has also been growing. So they are trying to benefit out of the MSMEs revolution or microfinance revolution into this part of the world where the growth is there. इस कंपनी पे इस डायरेक्टिव रिवर्सल का डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, मैंने इन कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ा, तो मुझे 68 करोड़ और 80 करोड़ का नंबर मिला जो FY25 में इस कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया था फॉर टुवर्ड दिस DLG लोन्स, जो कि वो लोन खराब नहीं हुए, बट उन्हें 68 करोड़ और 80 करोड़ उन्हें अलग करना पड़ा प्रोविजन के फॉर्म में. सो फॉलोइंग दिस May 2025 डायरेक्टिव, दे नॉर्दर्न आर्क हैज रिपोर्टेड टोटल पोर्टफोलियो इम्पैक्ट ऑफ 80 करोड़. एक्चुअल प्रोविजन जो थे टू कंप्लाई विद then mandated stricter loss buffer rules, the company had specifically provide 80 crore on its books as on 31st March 2025. The context here is that these provision acts as a deadweight on the balance sheet, capping the reported profitability for the FY25 period. So अब जो FY26 में रिवर्सल हुआ है उससे क्या अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है? दिस इज अनलॉकिंग, गोइंग टू अनलॉक कैपिटल ऑफ नॉट जस्ट 80 करोड़, बट इस साल भी 9 महीने में उन्होंने जो प्रोविजनिंग की है विच इज 0.45% ऑफ ECL. ECL इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. तो 0.45% ऑफ द टोटल AUM was coming under this directive, which turned around are again 68 crores. So 80 crore in last year and 68 crores into last 9 months. And this is an approximation because उन्होंने clear numbers नहीं दिए. So मिलाकर के 148 करोड़ का roughly 150 करोड़ का cumulative provisioning किया हुआ है, and which I think will reverse in Q4. सो Q4 में एक बम्पर प्रॉफिट आने की उम्मीद है, क्योंकि इसका ये कंपनी हार्डली हर क्वार्टर में 50 to 100 का कुछ प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर अर्न करती है, और अगर वो 50 करती है उस पर 150 करोड़ का अगर आ जाता है इम्पैक्ट पॉजिटिव, तो 3x का प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है इन दिस क्वार्टर वर्सेस लास्ट क्वार्टर. बिकॉज इफ आई रिमेंबर 47 करोड़ की Q4 FY25 में प्रॉफिट थी, अभी ये 150 करोड़ तो मुझे बाई वर्च्यू ऑफ डायरेक्टिव ही दिख रहा है. तो एक 3x काइंड ऑफ ग्रोथ तो यहाँ पे किया जा सकता है. सो वी हैव टू रियली एज अ गुड इन्वेस्टर वी हैव टू प्री-एम्प्ट and we have to preoccupy good seats and preempt into bad stocks and bad businesses. Again, this is my estimation, and I can go wrong, but this is my reading of the directive and understanding of RBI regulations, which has come from largely, I have spent around 10 years into ICICI Bank, L&T Finance, and Hero FinCorp, and all those NBFCs where I have worked. So I have developed this understanding, which I am trying to share with retail investors like you. So the idea is that this is not a stock recommendation. This is just for education purpose, so that you understand the nuances of lending business. Because कोई भी business में आप लंबे समय तक टिके तब रह सकते हो जब आप उनके सारे rules को समझते हो. Because law of the land जानना बहुत ही जरूरी है, और ये law of land change होता है तो एक opportunity बनती है. हर चीज में एक opportunity छुपी होती है, यही साधन का मानना है. इसीलिए we try to study change, and this is one of the change which I wanted to share with you.